नमस्कार साथियों, आज हम देखते हैं कक्षा 10 के मैथ का पहला चैप्टर का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है? यह होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जैसे कभी हम भाग देते हैं तो पहले जो आता है 3 का अगर भाग दे रहे हैं, देखिए 16 में अगर भाग दे रहे हैं तो 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15 यानी कि 5 बार जाएगा। यहाँ 5 लिख दे रहे हैं और नीचे 1 बचेगा। तो ये वाला जिससे भाग दे रहे हैं इसे हम भाजक कहते हैं, भाजक। और जिसमें भाग दिया जा रहा है 16 में, इसे भाज्य बोला जाता है, भाज्य बोला जाता है। और ये हो जाएगा भागफल। भाग देने के बाद जो आता है उसे कहते हैं भागफल। और नीचे जो शेष बचता है इसे शेषफल बोला जाता है, शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, जो r होता है शेषफल होता है और शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा आता है। देखिए तो ये छोटा आया है कि नहीं यहाँ पे? तो शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा यानी कि b से छोटा 0 या 0 के बराबर हो सकता है। 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। शेषफल का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से याद रखिएगा, a बराबर होता है बी क्यू गुणे आर, जहाँ b भाजक, q भागफल और r शेषफल है। r का मान हमेशा b से छोटा रहेगा लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। जैसे में हम देख रहे हैं, जैसे देखिए तो अगर हमें 25 में 4 से भाग देना है, लीजिए 4 छक 24, 4 छक 24 बच गया शेषफल 1। देखिए ये b का मान है और a का r का मान है। यहाँ से दिखाई दे रहा है कि भाजक जो b का मान भाजक है r के मान से बड़ा है। अतः इसे हम लिख सकते हैं जो r का मान है वह b से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है और यह बराबर भी हो सकता है। तो आपको दिखाते हैं बराबर किस पे आएगा। एक ले लेते हैं हम 30 में यदि हम 6 का भाग दें, 6 5 30, देखिए ये b बराबर हो गया, ये q बराबर हो गया, 6 5 30 हो गया और शेषफल देखिए 0 आ गया। शेषफल r बराबर कितना आ गया? 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो r का मान है b से तो छोटा है लेकिन 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। इसलिए इसीलिए हम कहते हैं कि जो r का मान शेषफल होता है b से छोटा लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए r का मान होगा क्या। यहाँ पे देखिए तो r का मान बताइए क्या होगा। r का मान हो सकता है r बराबर 4 से छोटा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। यहाँ बताइए तो r का मान क्या होगा। यहाँ पे r का मान हो सकता है b से छोटा यानी कि 0 या 0 के बराबर, 0 1 2 3 4 और 5 हो सकता है। एक और सवाल दे रहा हूँ, बताइएगा आप। 7 भागे अगर 38 है तो b का मान क्या होगा। यहाँ से b r का मान कितना होगा? शेषफल, शेषफल बराबर
7 से छोटा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए 7 से छोटा है, तो हमेशा जब भी r शेषफल का मान आप निकालिएगा b से छोटा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसमें a बराबर b गुणे q प्लस r होता है। इसमें b का मान, r का मान हमेशा b से छोटा होना चाहिए, याद रखिए। यहाँ से देखिए भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल डायग्राम बना दिए हैं। और ये भाज्य जो होता है भाजक भागफल के गुणनफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, जहाँ शेषफल हमेशा भाजक से छोटा आता है। इस तरह से हमने देखा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, यही होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जहाँ भाज्य को a से, भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि a बराबर bq प्लस r होता है, जहाँ r जो r होता है b से हमेशा छोटा लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। याद रखिएगा, सवालों में यूज होगा। आइए देख लेते हैं प्रश्नावली 1 का ए का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसी में पहला सवाल है 1 का ए 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने का नियम क्या होता है कि जो बड़ा वाला होता है छोटा वाला से उसी में भाग देते जाते हैं। आइए देख लेते हैं, 225 में भाग देंगे 135, तो एक बार जाएगा 135, यहाँ से घटाएंगे 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9। अब देखिए जो ये भाजक है, भाजक से शेषफल छोटा आ गया। जब भी भाजक से शेषफल छोटा आ जाए तो भाजक में शेषफल से भाग दिया जाता है। तो यहाँ से कर लेंगे, भाजक 135 हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब भी भाजक से शेषफल शून्य आ जाए तो पुनः भाजक में शेषफल से भाग दिया जाता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम है। तो यहाँ से देखिए एक बार जाएगा 135 में 90 का भाग देंगे तो एक बार 90, यहाँ से घटा देंगे 5 आ जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4 आ जाएगा। और देखिए 90 से 45 छोटा है, शेषफल छोटा आएगा तो पुनः जो भाजक है 90 इसमें 45 से भाग देंगे। ये क्रिया जब तक करेंगे जब तक कि शेषफल शून्य न आ जाए। तो 90 हो गया, 45 का भाग देंगे 2 बार 90। देखिए शेषफल शून्य आ गया। शेषफल कितना आ गया? 0। शेषफल जब भी शेषफल 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है, भाजक वही एचसीएफ होता है। यदि शेषफल 0 हो तब भाजक यानी कि जो b का मान होता है भाजक ही एचसीएफ होता है। याद रखिएगा, जब भी शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। अतः एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा? एचसीएफ बराबर 45 आंसर है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल बी वाला।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करना है तो इसका नियम ही होता है कि जो बड़ा वाला होता है उसमें छोटा वाला से भाग दिया जाता है, और जब तक भाग दिया जाता है जब तक कि शेषफल भाजक से छोटा न आ जाए। 20 में भाग देना है 196 से। देखिए भाग देंगे तो एक बार जाएगा, पहले 196, इसमें से घटाएंगे 6 आ जाएगा, यहाँ से घटाएं 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ पे बच जाएगा 1, 2 उतार देंगे यहाँ से, और इसके बाद भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। 9 बार भाग देने से 17 64 आ जाएगा, यहाँ से घटाने पे 8 आएगा, इसके बाद यहाँ घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, 0 उतार देंगे और भाग देने के यहाँ से 5 बार में पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 900 घटाएंगे 0 आ गया। देखिए शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है वहीं एचसीएफ होता है। चूँकि R बराबर 0 अतः एचसीएफ बराबर 196। आइए देखते हैं अगला सवाल सी का। आठ सौ सड़सठ और 255 का एचसीएफ निकालना है। देखिए 867 बोला है 255 से, तो इससे भाग देंगे। 255 से भाग देना है 867 में। देखिए जाएगा 3 बार, 765 आ जाएगा, इसे घटा देंगे 102 आएगा। अब देखिए भाजक से शेषफल छोटा आ गया तो भाजक में भाग देंगे शेषफल से, तो इस तरह करेंगे 255 और 255 में 102 से भाग देना है, 2 बार जाएगा 204 हो जाएगा यहाँ पे। अब घटा देंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, 5 51 बच गया। और यहाँ पर देखिए जो भाजक है शेषफल से बड़ा है, यानी कि शेषफल छोटा आ गया भाजक से, तो पुनः शेषफल से भाजक में भाग देंगे। 102 में 51 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा 102। देखिए शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो भाजक होता है वहीं एचसीएफ होता है। यहाँ से चूँकि शेषफल बराबर 0 अतः एचसीएफ बराबर 51। इस तरह से हमने देखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। याद रखिएगा ये जब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल भाजक से छोटा नहीं हो जाता है। जब शेषफल भाजक से छोटा हो जाता है तो पुनः भाजक में शेषफल से भाग देते हैं। यह क्रिया चलती रहती है, जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। देखिए दूसरा सवाल है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने का नियम क्या होता है कि बड़े वाला में छोटे वाले से भाग देते हैं। तो बड़ा यहाँ 240 है, छोटा 228 है। 240 में 228 से भाग देना है। 228 का 240 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, जब तक यह भाग देंगे जब तक कि शेषफल भाजक से छोटा न आ जाए। एक बार जाएगा 228, यहाँ से देखिए घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा 1। अब देखिए जो भाजक है शेषफल से बड़ा है, यानी कि शेषफल छोटा आ गया भाजक से, तो अब पुनः जो भाजक है उसमें शेषफल से भाग देंगे। यही नियम होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। 228 में यदि भाग देंगे 12 का तो एक बार पहले जाएगा 12, घटा देंगे यहाँ से 0 और 2 में से 1 जाएगा 1 और 8 उतर जाएगा। अभी देखिए जो शेषफल है यह भाजक से बड़ा है, अभी भाग देंगे। कितने बार में जाएगा? 9 बार में कट जाएगा, 108 कट गया
शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो हमारा भाजक होता है यही HCF होता है, अतः HCF कितना आ जाएगा, HCF बराबर 12। HCF बराबर कितना आ गया, 12। याद रखिएगा यह भाग तब तक देते हैं जब तक कि शेषफल भाजक से छोटा न आ जाए या 0। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। देखिए तो सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा यह है, उसके बाद उससे छोटा यह है, उससे छोटा यह है। सबसे बड़ा वाला में उससे छोटा वाला से पहले भाग देते हैं। यह भाग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ज्ञात करेंगे। इन दोनों का HCF पहले ज्ञात करेंगे, जो HCF आएगा उसका सबसे छोटा वाला में भाग देते हैं और जब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। आइए देखते हैं इन दोनों का पहले HCF निकालते हैं। 7, 3, 7, 8 का भाग देना है किसमें, 92,690 में। 690 में भाग देंगे। यह जब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल ये भाजक से छोटा ना आ जाए। पहले तो एक बार जाएगा, देखिए 73 और 78 हो जाएगा। यहाँ से घटा देंगे, बच जाएगा 1, 9 और बचेगा 8, 1। अब 0 यहाँ से उतार लेंगे। 0 उतारने के बाद अब 2 बार भाग जाएगा। देखिए अभी ये जो शेषफल है भाजक से छोटा नहीं हुआ है। जब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यह नियम होता है कि यह शेषफल जब तक भाजक से छोटा नहीं होगा तब तक भाग देते रहेंगे। अब भाग देंगे, यहाँ से 2 बार जाएगा तो 2 बार लेके जाएंगे, आ जाएगा यहाँ पे 14, 7, 5 और 6। घटा देंगे तो आ जाएगा 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 1 और 4। अब देखिए जो शेषफल आया है वह भाजक से छोटा है, भाजक से छोटा है। तब भाजक में इस शेषफल से भाग देंगे। यहाँ पे भाजक लिख देंगे 73 और 78 में भाग देंगे इतने से, 1 बार भाग जाएगा, 5, 4 और घटा देंगे तो आएगा यहाँ पे 4, 2, 2 और 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो शेषफल आया है भाजक से छोटा है तो भाजक में देंगे, भाग दीजिए 41। यह क्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक कि शेषफल जो आ रहा है वह 0 न हो जाए। भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 3, 2, 2 और 4 हो जाएगा। घटा देंगे यहाँ पे 0, 3 और यहाँ पे बच जाएगा 9। अब देखिए जो शेषफल है वह भाजक से छोटा है, अतः भाजक में अब इस शेषफल से भाग देंगे। 3, 2, 2, 4 में भाग देना है 3,930 से। 3 बार यहाँ पे भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, 3 बार। तो आ जाएगा 27, 90, 27 और 90। घटाएंगे तो बच जाएगा 4, 3 और 4 बचेगा। आगे देखिए जो शेषफल है वह भाजक से छोटा है तो भाजक में फिर से शेषफल से भाग देंगे। 930 में 434 से भाग देना है, यहाँ जाएगा 2 बार। 2 बार भाग लेके जाएंगे तो आ जाएगा 8, 6 और 8। घटाइए 4 बचेगा, यहाँ से देखिए 2 बचेगा, 4 नहीं 2 बचेगा। कितना बच गया, 2 बच गया और यहाँ से घटा देंगे तो 6 बच जाएगा, 62 बच गया। तो जो भाजक है यह छोटा है किससे, बड़ा है किससे, शेषफल से। तो शेषफल से इस भाजक में भाग देंगे।
भाग दीजिए 434 में 62 से भाग देंगे, देखिए आ कितना रहा है, भाग देंगे तो यह 7 बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। 7 दूनी 14 को 4, 7 छक 42 और 1 43 हो जाएगा। तो यहाँ से घटा देंगे 0। अब बताइए यहाँ शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया तो इन दोनों का जो एचसीएफ रहेगा, इन दोनों का जो एचसीएफ रहेगा वह कितना आ गया, 62। इन दोनों का एचसीएफ जो है, इन दोनों का जो एचसीएफ है, एचसीएफ 62 आ गया। लेकिन एक संख्या और है, यह संख्या है, इसी 62 से इसमें भाग देंगे, जब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। तो आइए देखते हैं, 62 का भाग देंगे 71 और 61 में, दीजिए एक बार जाएगा यहाँ से, जब तक भाग देंगे जब तक कि जो शेषफल होता है वह भाजक से छोटा ना आ जाए। 62 घटाइए, यहाँ से आ जाएगा 9 और 6, अभी एक बार जाएगा 62 और घटा देंगे तो आ जाएगा 4 और 3 बचेगा। देखिए शेषफल से अभी बचा है एक, तो उतार लेंगे, उतारेंगे यहाँ से। अब भाग चला जाएगा 5 बार, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो 310 आ जाएगा, 310 यहाँ से लिख देंगे। अब घटाएंगे, देखिए 31 बच रहा है, 1 और 3। अब देखिए यहाँ से जो 31 है भाजक से छोटा है, 31 जो है भाजक से छोटा है। अब भाजक में भाग दे देना है, 62 में कितने से भाग दे देना है, 31 से भाग देंगे, 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया, यानी कि शेषफल कितना आ गया, 0। शेषफल जब 0 आ गया तो इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ रहेगा कितना आ जाएगा, 32। जब 32 आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ गया, 32। एचसीएफ बराबर 31 आएगा, 32 नहीं 31 है, 31 आ गया। तो इस तरह से लगेगा, ध्यान दीजिएगा, जब तक यह भाजक से भाग देंगे जब तक कि शेषफल का मान भाजक से छोटा ना आ जाए। जब छोटा आ जाता है तो जो भाजक रहता है उसी में इसी शेषफल से भाग देते हैं, और जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है वहीं एचसीएफ होता है। आइए चौथा सवाल देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए यह 1314 इससे बड़ा है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से नियम क्या है कि जो बड़ा वाला होता है उसी में छोटा वाला से भाग देते हैं, और जब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल 0 या भाजक से छोटा ना आ जाए। आइए देख लेते हैं, 1314 में भाग देना है 306 से, यही नियम होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। देखिए 4 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 4 बार। यहाँ पे आ जाएगा 1224, घटा देंगे तो 90 आ जाएगा, घटाएंगे यहाँ पे 90 बच जाएगा। अब देखिए शेषफल जो है भाजक से छोटा, तो अब भाजक में भाग देंगे, 306 में 90 से भाग देंगे, 3 बार चला जाएगा और यहाँ पे 27 और 0 आ जाएगा। अब घटा देंगे तो 36 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 36। 36 देखिए छोटा है भाजक से, तो फिर से भाजक में भाग देंगे, 90 में भाग देना है, 36 का 2 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 2 बार, तो 72 आ जाएगा। और घटा देंगे तो यहाँ पे 18, घटाएंगे तो 18 बचेगा। और देखिए 18, 36 छोटा है तो भाग दे देंगे 36 में, 36 में भाग देने पर 2 बार में कट जाएगा, 18 दूनी 36 यानी कि 0। देखिए शेषफल 0 आ गया। शेषफल जब 0 आता है तो हमने कहा है आपसे कि जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 18, एचसीएफ बराबर 18। आगे देखिए 5वें सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं 657 और 963 में, 963 बड़ा है 657 से, तो 963
663 में भाग देना 657 से भाग देना दीजिए तो एक बार जाएगा 657, घटा देंगे, बच जाएगा यहाँ पे 6, 0 और 3 बचेगा। अब देखिए जो शेषफल है वह भाजक से छोटा आ गया, तो पुनः भाग देने के भागफल में, भाजक में 57, यहाँ से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 बार 612 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो आएगा यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से घटा देंगे तो 4, 45 बचेगा। 45 जो कि भाजक से छोटा है, तो पुनः भाजक में इस शेषफल से भाग दे देंगे। 306 में भाग देना है, 45 से भाग देंगे यहाँ पे तो 6 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 6 बार, 270 आ जाएगा। घटाने पे 36 बचेगा। कितना बचेगा? 36। अब 36 देखिए 45 से छोटा है, अतः पुनः 45 में भाग देंगे, एक बार जाएगा यहाँ से 36, तो घटा देंगे 9 बच जाएगा। देखिए 9 छोटा है भाजक से, अब 36 में भाग दीजिए, 9 चौको 36। हमें तो यही चाहिए था कि शून्य आ जाए शेषफल। जब शून्य शेषफल आ जाता है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है, अतः एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 9, एचसीएफ 9, क्योंकि शेषफल शून्य आ गया है। आगे देखते हैं 6वां सवाल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये देख लेते हैं, 144 90 से बड़ा है तो 144 में 90 का भाग देंगे, 144 में 90 का भाग देंगे। यहाँ से देखिए कितने बार चला जाएगा? एक बार जाएगा, 90 घटा देंगे तो बच जाएगा 54। 54 का भाग अब 90 में देंगे क्योंकि शेषफल छोटा आ गया है। ये तो आपको पहले से पता है कि जब शेषफल छोटा आ जाए तो जो भाजक रहता है उसी में पुनः भाग दिया जाता है। एक बार जाएगा 54, घटा देंगे यहाँ से 36 आ जाएगा, 6 और 3। अब देखिए जो शेषफल है वह भाजक से छोटा है, पुनः भाजक में भाग दीजिए, एक बार जाएगा 36, यहाँ से घटा देंगे तो 18 बचेगा। 18 छोटा है भाजक से, पुनः भाजक में भाग देंगे 36 में 18 का 18 दूनी 36। देखिए शेषफल शून्य आ गया। जब शेषफल शून्य आ जाता है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है कि जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है, अतः एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ बराबर 18, एचसीएफ बराबर 18। आगे 7वां सवाल लगाने के लिए हमें कुछ बातें समझनी होगी। देखिए तो सम संख्या किसे कहते हैं? 2, 4, 6 जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्या। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यदि सम संख्या में सम संख्या गुणा किया जाए, 2 में अगर 4 का गुणा किया जाए तो क्या आता है? देखिए तो 4 दूनी 8 सम संख्या आ रही है। अगर 2 में 6 का गुणा किया जाए तो देखिए क्या आ रहा है? एक सम संख्या आ रही है, 6 दूनी 12, यानी कि सम संख्या ये आ रही है। यदि सम संख्या में विषम संख्या का गुणा किया जाए तब देखते हैं, 2 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 2 सम संख्या, 2 में अगर 3 का गुणा करें तो कैसी संख्या? 6 सम संख्या। अगर 4 में हम सम संख्या है, एक विषम संख्या ले लेते 5, गुणा करेंगे तो 20 आएगा, यह कैसी संख्या है? सम संख्या। यानी कि हम कहेंगे क्या कि यदि सम संख्या में विषम या सम संख्या से गुणा किया जाता है तो वह संख्या सम ही आती है। कैसी आती है? सम ही आती है। हमने माना कि कोई संख्या है, 6q एक संख्या है, 6q क्या है? एक संख्या है जहाँ q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। आपको पहले ही वीडियो में हमने बता दिया है कि परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं,
वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या में हमने बताया था कि परिमेय संख्या तीन प्रकार की होती हैं, पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक और भिन्न पूर्णांक। जिसमें क्यू एक पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं क्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, इस तरह कई संख्याएं होंगी। तो यह संख्या आएगी कितनी, अगर क्यू बराबर 1 रखें तो 6Q, 1 गुणा करेंगे तो 6 आएगा। कैसी संख्या, सम संख्या। 6Q के स्थान पे हम अगर 2 रखें तो 6 दूनी 12, कैसी संख्या, सम संख्या। 3 अगर रखें Q के स्थान पर, 6 गुणे Q के स्थान पर 3 रखें तो कैसी संख्या, 18, कैसी संख्या, सम संख्या। यानी कि Q जहाँ पूर्णांक हो, यदि Q के साथ कोई सम संख्या दिया हो तो वह संख्या हमेशा सम ही आएगी। तो यह कैसी संख्या रहेगी, हमेशा सम रहेगी। याद रखिएगा, इसी अगर इक्वेशन दे दे तो Q जहाँ एक पूर्णांक है, सम संख्या के साथ गुणा में है तो वह संख्या 6 आएगी, सम ही आएगी। तो आइए देख लेते हैं आगे। एक और आता है, यदि हम सम संख्या में विषम संख्या जोड़े तो क्या आएगा। 2 देखिए सम संख्या है, इसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए तो कैसी संख्या आएगी, 1 विषम है, 3 आएगा। ठीक, ओके, तो विषम आएगा। याद रखिएगा, अगर सम संख्या में विषम संख्या जोड़ी जाती है तो हमेशा वह विषम ही आती है। जैसे 4 में 5 जोड़ेंगे, 4 सम संख्या, 5 विषम संख्या, जोड़ेंगे तो 9 आएगा। यह कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो याद रखिएगा, नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि यदि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ी जाए तो वह विषम संख्या ही आती है। यदि यहाँ हम कह दें कि 6Q, जो 6Q है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो यह कैसी संख्या आएगी, विषम आएगी, विषम आ जाएगी। कैसी संख्या आ जाएगी, विषम आ जाएगी। देखिए, क्योंकि पहले से हमें पता है कि यह सम है, हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि सम क्यों है। इसमें अगर एक विषम संख्या जोड़ रहे तो यह विषम। 6Q में यदि +3 जोड़ने तो यह कैसी संख्या आएगी, विषम ही आएगी। क्योंकि सम में विषम जोड़ रहे हैं तो आपको पता है, सम में विषम जोड़ा जाता है तो हमेशा विषम संख्या ही आती है, यह भी विषम ही हो जाएगी। यदि सम में सम संख्या जोड़ा जाए तो बताइए क्या आएगा। यदि 2 में 2 जोड़ा जाए तो देखिए कैसी संख्या आ रही है, 4 आ रही है, यह भी सम संख्या है, यह भी सम संख्या है। अगर 4 में 6 जोड़ा जाए, 4 विषम 6 विषम बराबर 10, यह भी सम संख्या है। अतः हम कह सकते हैं सम में अगर सम संख्या जोड़ा जाए तो वह सदैव ही सम संख्या आती है। तो मान लेते हैं ये सम संख्या पहले से जानकारी है कि 6Q सम संख्या है। 6Q क्या है, सम संख्या। सम संख्या में अगर 4 जोड़ दें तो यह कैसी संख्या आ जाएगी, सम आ जाएगी। यह कैसी संख्या आ जाएगी, सम आ जाएगी। तो हमें यही सिद्ध करना होता है। आगे 7वां सवाल में यही सिद्ध करना होगा कि बताइए 6Q + 1 विषम संख्या है, सदैव विषम संख्या ही आएगी। क्योंकि पहले से आपको बता दें कि 6Q क्या है, एक सम संख्या है। Q जहाँ एक पूर्णांक है, कुछ भी रखा जा सकता है। इसमें विषम संख्या अगर जोड़ दे तो हमेशा विषम ही आएगी, यही हमें सिद्ध करना है। तो आगे देखते हैं 7वां सवाल है क्या, इतना आप नोट कर लीजिएगा इसको। आइए देखते हैं 7वां सवाल है क्या, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। आइए देख लेते हैं, यही सिद्ध करना है हमें। देख लो, धनात्मक पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, सिद्ध करना है। और दिया क्या है, दिया है, जो दिया है वो लिख लो। Q एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि Q बराबर हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, माना A एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। माना लगाने के लिए, माना A एक विषम धनात्मक पूर्णांक है।
मान के लगाते चलेंगे। और यहाँ से जो भाजक का मान होता है, b का मान जो होता है यूक्लिड विभाजन से हम लगाएंगे। b का मान होता है जो सवाल से लेते हैं, सवाल के साथ q के साथ जो संख्या लगी रहती है, या यम रह सकता है, यहाँ पे यन भी रख सकता है, कोई भी अंक रह सकता है यहाँ पे। तो जो q के साथ यम के साथ जो संख्या लगी रहेगी वही b का मान होता है। तो b का मान कहाँ से लेंगे? सवाल से लेंगे। भाजक जो b होता है उसका मान 6 आ जाएगा। कहाँ से लेंगे? हमेशा या सवाल से लिया जाएगा 6, या कहाँ से ले लेना? आपको सवाल में जो दिया रहेगा उसी से ले लेना है। आगे देखिए भाजक का मान जब 6 हो गया तो अब जानते हैं जो शेषफल आता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। यानी कि शेषफल का मान क्या हो सकता है? शेषफल r बराबर इससे तो छोटा रहेगा, इससे छोटा रहेगा। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ तक हो गया। आगे देखिए तो आपको पता है पहले से जो शेषफल रहता है वो हमेशा भाजक से छोटा आता है या 0 के बराबर आता है। तो संख्या क्या आ जाएगी हमारी? अब देखिए संख्या किससे ज्ञात करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता क्या है? जो भाज्य होता है, जो a वाली संख्या होती है बी क्यू के बराबर होती है, बी क्यू प्लस आर के बराबर होती है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम होता है, जहाँ आर जो होता है बी से हमेशा छोटा होता है। बी का मान देखिए 6 से हमेशा छोटा, या 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन बी से छोटा होता है। अतः संख्या आएगी क्या? हमारी संख्या ए की जगह पे ए माने हैं तो ए रख देंगे, लेकिन बी की जगह पे कितना आया? सवाल से 6 आया है, 6 रख देंगे। और क्यू की जगह पे क्यू ई रख देते हैं, प्लस आर की जगह पे आर तो रहबा करेगा। बाद में इसका बारी बारी से मान रखते जाएंगे, हम बारी बारी से इसमें मान रखेंगे। समीकरण में मान लेते हैं 1 है। अब देखते हैं यार आगे, जब r बराबर 0 हो तब देखिए संख्या क्या आ जाएगी? a बराबर 6q प्लस r के स्थान पर 0 रख देना है, तो a बराबर आ जाएगा 6q। बताइए q क्या है? एक पूर्णांक है, q का मान 1, 2, 3 रखा जाए तो यह संख्या कैसी आएगी? हमेशा सम आएगी। आपको पहले से बता दिए हैं कि यदि सम संख्या में विषम या सम संख्या से गुणा किया जाए तो यह हमेशा सम संख्या आती है, यानी कि यह सम संख्या आएगी। यह कैसी संख्या है? सम संख्या। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है। यह सम संख्या जब r बराबर 0 हो तो a एक सम संख्या आती है। अब देख लेते हैं जब r बराबर 1 हो तब कैसी संख्या आती है। देखिए तो r बराबर 1 हो तब a बराबर 6q प्लस r की जगह पे 1 रखना है। ये बताइए पहले से पता है 6q एक सम संख्या है, q का मान चाहे कुछ भी रखें या सम संख्या आएगी। यदि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ा जाता है तो वह कैसी संख्या आएगी? विषम संख्या आएगी। तो यह कैसी संख्या आ गई? विषम आ गई। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। आगे देखिए, आगे ले लेते हैं हम r बराबर जब 3 हो, r बराबर कितना हो? 2। जब r बराबर
2 हो तब देखिए तो संख्या कितनी आ जाएगी, a बराबर 6q प्लस r के स्थान पर रखना है 2, r के स्थान पर रखना है 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 6q प्लस 2 में तो यह सम संख्या पहले से पता है, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ा जाता है तो सम ही आती है। तो यह कैसी संख्या रहेगी, सम रहेगी। जब सम रहेगी, यह सम रहेगी तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। हमें सिद्ध करना है कि विषम संख्या जो होती है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप के होती है। आइए देख लेते हैं आगे। जब r बराबर 3 हो तब r का मान क्योंकि यहाँ पे है देखिए 3, उसके बाद 4 रखेंगे, उसके बाद 5 रखेंगे, तब संख्या a बराबर देखिए 6q, r के स्थान पर कितना रख देंगे 3 प्लस 3। अगर सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो कैसी आती है, विषम संख्या ही आती है। यह कैसी संख्या हो गई, विषम हो गई। समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं इसको। आगे देख लीजिए, जब हम रखते हैं r बराबर 4 रख देते हैं। r बराबर कितना रखेंगे, आगे 4 रखेंगे, तब देख लेते हैं। तब r बराबर 4 तब संख्या आएगी जी a बराबर 6q प्लस r की जगह पे 4 रखना है। देखिए सम संख्या में सम संख्या जोड़ा जाता है तो यह सम ही आती है, सम ही आएगी, अर्थात इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। आगे देखिए, जब r बराबर 5 तब a संख्या कितनी आ जाएगी, a बराबर 6q। यह तो ऑलरेडी सम संख्या, क्योंकि 6 सम है, सम में q 1 2 3 4 5 सम और विषम दोनों है, गुणा किया जाता है सम ही आती है। सम संख्या में यहाँ पे रख देंगे 5, क्योंकि 5 रखेंगे तो 6q प्लस 5, सम में विषम जोड़ी जाती है तो यह कैसी संख्या आ जाएगी, विषम आ जाएगी, विषम आ जाएगी। समीकरण नंबर 7। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना था कि कोई भी जो विषम पूर्णांक होती है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप की होती है। तो यहाँ से हमने सिद्ध करके देख लिया, यह तो सम संख्या, लेकिन विषम संख्या किस रूप की आ रही है, 6q प्लस 1 के रूप की आ रही है, 6q प्लस 3 के रूप की आ रही है, 6q प्लस 5 के रूप में आ रही है। अतः हम कह सकते हैं, अतः समीकरण किससे देखिए तो 3, 5 और 7 से स्पष्ट है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक छः क्यू प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप की होती है। आगे 8वां सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। जहां अधिकतम की बात आ जाए वहां पे हम
एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो 616 सदस्यों वाली एक सेना है और उसे 32 सदस्यों, जो 32 सदस्य हैं उसी से भाग देंगे। भाग देने से जो एलसीएम इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जो आएगा वही आंसर होगा, एचसीएफ जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो एक बार जाएगा जब तक भाग देते हैं, जब तक कि भाजक जो शेषफल होता है वह भाजक से छोटा ना आ जाए। तो एक बार जाएगा 32, यहाँ से घटा देंगे, आ जाएगा 9 और 2 96। अब चला जाएगा 9 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 288। 288 अगर घटा देंगे तो यहाँ से 8 आएगा। 8 देखिए अब 32 से छोटा आ गया, तो अब शेषफल से जो है भाजक में भाग देने के 32, 8 चौको 32, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो यही एचसीएफ होता है। जो एचसीएफ रहेगा वही स्तंभों की संख्या रहेगी। एचसीएफ बराबर कितना? 8। अतः है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर आ जाएगी 8। आगे देखते हैं 9वां सवाल। 9 नंबर का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए, हमेशा मानते ही इस सवालों में पूर्णांक ए है। तो बी का मान कहाँ से ले लेंगे हम? सवाल से। बी का मान याद रखिएगा हमेशा सवाल से ही लिया जाता है। जो यम या क्यू या जिस भी यहाँ पे कोई भी अचर राशि हो, जो चर राशि हो उसके साथ लगा हो, वो यही बी का मान होता है, यानी कि भाजक बी बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ से आर का मान कितना हो जाएगा? भाजक से हमेशा छोटा, अतः आर बराबर 0 2 हो जाएगा। 0 1 और 2 हो जाएगा। 0 1 और 2 हो जाएगा। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता क्या है? सभी को पता है, यूक्लिड पहले से बता दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है, है। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? ए बराबर हो जाएगा, बी के स्थान पर 3 लिखना है और क्यू के स्थान पर क्यू ही रहने देते हैं। हमें यम सिद्ध करना है, तो यम भी एक पूर्णांक है। सवाल में दे दिया है कि यम भी क्या है? यम भी एक पूर्णांक है, यानी कि अर्थात जो क्यू के स्थान पर जो भी संख्या आएगी वो यम के बराबर होगी, क्योंकि यम भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, प्लस आर हो जाएगा। समीकरण नंबर मान लेते हैं ये 1 है। तो ए का मान हो क्या जाएगा? देखिए तो तब संख्या क्या हो जाएगी? ए बराबर 3q प्लस आर। आर का मान अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 3q हो जाएगा, केवल 3q बच जाएगा। और क्या हो जाएगा? अगर आर का मान हम 1 रखें तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 रख देंगे तो 3q प्लस ए बराबर 3q प्लस 1, और आर बराबर अगर 2 रखें, यहाँ पे 2 रख देंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा? ए बराबर 3q प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3q प्लस 2,
3 क्यू प्लस 2। अब आगे देखते हैं, जब a बराबर 3 क्यू, a बराबर 3 क्यू हो तब दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, यहाँ पे लगाएंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखें तो यहाँ से a का स्क्वायर बराबर 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। 3 क्यू का अगर स्क्वायर हम कर रहे हैं तो a स्क्वायर बराबर 9 क्यू हो जाएगा स्क्वायर। इसे हम कर सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 और 3 क्यू का स्क्वायर। अब a बराबर यहाँ से लिख देंगे डायरेक्ट, a स्क्वायर बराबर 3। देखिए यहाँ कौन रहता है, q रहता है। q का मान एक पूर्णांक है, पूर्णांक किसके बराबर है देख लीजिए तो यम के बराबर, यम q के बराबर है। यानी कि q के स्थान पर जो भी संख्या रहेगी, यहाँ 3 है तो 3 हम लाएंगे कॉमन करके, और जो भी संख्या आएगी उसे यम के बराबर लिखने, ये यम हो जाएगा। जहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर यम, 3 क्यू स्क्वायर बराबर यम, क्योंकि जो भी संख्या आती है 3 के साथ जो भी संख्या लगी रहेगी वो एक पूर्णांक है, और पूर्णांक किसके बराबर सवाल में दे दिया है, यम के बराबर। कहा है कि यम भी एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक आपस में बराबर होंगे। तो ये तो पहला हो गया। तथा एक बार हमने ले लिया a बराबर 3 क्यू, अब a बराबर क्या लेंगे 3 क्यू प्लस 1। अब a बराबर लेंगे 3 क्यू प्लस 1, a बराबर 3 क्यू प्लस 1। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो आगे लगाएंगे तो a स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो 3 क्यू का स्क्वायर यानी कि 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और यहाँ पे आ जाता है 2ab आएगा, 2 × 6 क्यू, कितना आ गया 2 × 6 क्यू। तो आप देखेंगे यहाँ से a स्क्वायर बराबर, इन दोनों को एक साथ लेते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। इसमें से देखिए 3 कॉमन हो रहा है, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 क्यू प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे q होता है, तो q का मान क्या है यम, q एक पूर्णांक है, यम भी एक पूर्णांक है। q के स्थान पे इतना आ गया तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3, इसके स्थान पे यम लिख देंगे। इसके स्थान पर क्या, क्योंकि q के स्थान पर जो भी संख्या आएगी वो यम के बराबर होगी, q भी पूर्णांक है यम भी पूर्णांक है। q के स्थान पे, यहाँ q का ये स्थान है तो यम के भी बराबर होगी 1, जहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर यम होगा। आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक 3 क्यू के बराबर था, हमने लगा दिया यहाँ पे, एक 3 क्यू प्लस 1 के बराबर था, हमने यहाँ पे लगा दिया इसको, और एक इसके बराबर 3 क्यू प्लस 2 के बराबर है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। और a बराबर कितना है 3 क्यू प्लस 2, 3 क्यू प्लस 2, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे यहाँ पे तो देख लीजिए a स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर का आगे हल करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, और q का स्क्वायर q हो जाएगा, प्लस 2ab रहता है, 2 × 6 दूनी 12 q आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर रहता है, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लगाएंगे
हमें लाना है किस रूप में, इस रूप में लाना है, 3m+1 के रूप में लाना है। तो इसको हम बनाएंगे, यहाँ से 9q² प्लस 12q प्लस 4, यहाँ से +3 और +1 कर सकते हैं कि नहीं, 4 को देखिए तो +3 और +1 कर सकते हैं। अब इसमें से देखिए सभी में से 3 कॉमन हो रहा है, तो a² बराबर हो जाएगा 3 कॉमन कर लेंगे क्योंकि 3 हमें चाहिए, यहाँ पे देखिए 3 चाहिए, 3 कॉमन कर लेंगे, 3q² हो जाएगा प्लस 3 चौक को 12q और प्लस यहाँ पे 1 और +1 पहले से है, यहाँ पे +1 पहले से क्योंकि हमने यहाँ से कॉमन किया है। तो a² बराबर आ जाएगा कितना, 3, और यह q का स्थान है तो q के स्थान पर यम हम लिख सकते हैं, तो यम +1 पहले से देखिए आ गया इस रूप का, जहाँ हम लिख देंगे जहाँ 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर यम। अतः हम कह सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग, देखिए तो यहीं लाना था हमें, किसी भी संख्या का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि यह संख्या a², देखिए 3m का रूप का है कि नहीं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ई मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और ई मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3, 2 और 1 से स्पष्ट है कि कोई भी संख्या का वर्ग 3m+1 के रूप का होता है। अतः समीकरण यहाँ 2 मानेंगे क्योंकि ये कि मान लिए हैं, ये 3 मानेंगे, ये 4 मान लेंगे, समीकरण 2, 3 और 4 से स्पष्ट है कि कोई किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये देख लीजिए, सवाल लग गया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक तो बनता ही है। आप लोग के लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो लाइक हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। 10वां सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो आइए देख लेते हैं। घन का है तो मान लेते हैं अब किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यहाँ से माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ये मान लेते हैं। और b का मान कहाँ से लेंगे, भाजक, जो भाजक होता है b होता है, b का मान सवाल से लेंगे, सवाल से कितना आ जाएगा, b बराबर 9। तो यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा, शेषफल जो है r का मान आ जाएगा 9 से छोटा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हम ज्ञात करेंगे और दिखाएंगे कि कोई भी संख्या का धनात्मक वर्ग 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। आइए देख लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
का से देखें तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, लेकिन हम सवाल में क्या ले आए हैं, बी बराबर 9, तो ए बराबर हो जाएगा 9Q प्लस आर। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में आर का मान रखेंगे, बारी बारी समीकरण 1 में क्या है, आर का मान रखेंगे। समीकरण 1 में आर का मान रखने पर देखिए तो संख्या क्या आती है, संख्या जो आएगी ए बराबर 9Q, अगर 0 रख देंगे तो केवल 9Q आएगा, केवल कितना आ जाएगा 9Q आ जाएगा। और दूसरी की संख्या क्या आएगी 9Q प्लस 1, आर के स्थान पर 1 रख देंगे 9Q प्लस 1। और तीसरी की संख्या आ जाएगी 9Q प्लस 2 आ जाएगी, आर का मान क्या रखेंगे यहाँ पे 2, तो 9Q प्लस 2। और तीसरी की संख्या आ जाएगी 9Q प्लस 4, 9Q प्लस 4। इसी तरह डॉट डॉट करेंगे तो 8 तक आ जाएगी, 9Q प्लस 8 तक यह संख्या आ जाएगी। 5 आएगा आर की जगह पर, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। तो देखते हैं दो या तीन को लगा कर 3 को सवालों ए बराबर 3, किसी संख्या को 3 को लेकर हम सिद्ध कर देंगे 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है किसी भी संख्या का क्यू। तो आइए देख लेते हैं यहाँ से। पहले अब करेंगे क्या, अब ए बराबर पहले लेते हैं 9Q, और सवाल में कहा है किसी संख्या का क्यू जो होता है, यानी कि घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ से हम देखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पे AQ बराबर 9Q का क्यू कर देंगे, घन कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर देखिए तो लगाएंगे तो AQ बराबर 9 का क्यू कितना होता है 739, 29 होता है 729, क्यू का क्यू हो जाएगा। इसमें से 9 कॉमन लगेगा क्योंकि 9 चाहिए हमें, देखिए तो 9 चाहिए इसमें, तो 9 इसमें से हम कॉमन करेंगे। देखिए ए बराबर 9Q, दोनों पक्षों का क्यू कर देंगे तो 9Q का क्यू हो जाएगा, दोनों पक्षों का क्यू करने पर AQ बराबर 729, क्यू का क्यू हो जाएगा। इसके बाद इसमें से 9 कॉमन कर लेंगे, AQ बराबर 9, यहाँ पे 27 आ जाएगा, 81 आएगा, कॉमन करेंगे तो 81 क्यू का क्यू हो जाएगा। अब लिख देंगे ए बराबर 9m आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे यम लिख देंगे क्योंकि हमें यम चाहिए, तो यह एक पूर्णांक ही है, यम भी एक पूर्णांक है, और यहाँ पे जो संख्या आती है वो भी एक पूर्णांक होती है। पूर्णांक आपस में बराबर होंगे तो यम 81 क्यू के बराबर हो जाएगा, जहाँ यम बराबर 81 क्यू स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 मानते हैं क्योंकि 2 एक ऊपर मान लिए हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। आगे देखते हैं जब ए बराबर 9Q प्लस 1 हो, आगे देखिए तो लगाते हैं जब ए बराबर 9Q प्लस 1 हो तो दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर आगे देखिए ए का क्यू बराबर 9Q प्लस 1 का क्यू हो जाता है। तो हल करेंगे AQ बराबर AQ, इसका मान आप जानते हैं A प्लस B का होल क्यू, तो 9Q का क्यू हो जाएगा प्लस 1 का क्यू प्लस 3 गुणे 9Q गुणे 1 कोष्टक में 9Q प्लस 1 हो जाता है। आगे देखिए इसको हल करेंगे तो AQ
बराबर आ जाएगा 729 क्यू प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं 9 × 27 क्यू कोष्टक में 9 क्यू प्लस 1, और इसको बाद में 1 का क्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 1। यहाँ से देखिए 9 कॉमन कर लेंगे, इसमें से क्या करेंगे 9 कॉमन करेंगे, 1 क्यू क्योंकि हमें 9 चाहिए सवाल में, कितना चाहिए देखिए 9 चाहिए यहाँ पे, प्लस 1 बाद में चाहिए। तो यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 81 क्यू का 3 घात प्लस यहाँ पे 3 बच जाएगा, कॉमन करेंगे तो क्यू, और कोष्टक में देखिए तो ये बच जाएगा 9 क्यू प्लस 1, मझला कोष्टक यहाँ पे बंद कर देंगे, प्लस लास्ट में बच गया 1। अब देखिए 1 क्यू बराबर 9, इसके स्थान पर हम कितना लिख देंगे यम लिख देंगे, 9 के साथ जो भी संख्या लगी है इतना इसके यम लिख देंगे, तो यम प्लस 1। समीकरण नंबर मान लेते हैं यह 3 है, जहाँ 81 क्यू पर 3 घात प्लस 3 क्यू प्लस 3 क्यू कोष्टक में 9 क्यू प्लस 1 बराबर यम। देखिए इतना जितना रहता है ये लिख देते हैं यम बराबर, क्योंकि यह क्यू के स्थान पर आया है और क्यू एक पूर्णांक होता है, क्यू एक क्या होता है पूर्णांक, क्योंकि यह क्यू के स्थान पे आया है और क्यू एक पूर्णांक होता है, इसलिए हम क्या करेंगे 9 यम, यहाँ पे यम लिख देंगे क्योंकि यम एक पूर्णांक है, क्यू के स्थान पर है, प्लस 1 पहले से है, और जहाँ हम लिख देंगे 81 क्यू पर 3 घात प्लस 3 क्यू प्लस इतने बराबर यम होता है। अब आगे देख लेते हैं ए बराबर, देखिए तो क्या है ए बराबर 9 क्यू प्लस 2 है, 9 क्यू प्लस 2 है। अब इससे हल करके देखते हैं कितना आता है 9 क्यू प्लस 1 को, तथा ए बराबर कितना ले लेंगे देखिए 9 क्यू प्लस 2, हमने तो ई और ए हल कर दिया। अब इससे लगाते हैं 9 क्यू प्लस 2, दोनों पक्षों का घन करने पे ए क्यू बराबर 9 क्यू का प्लस 2 का होल क्यू लिखेंगे। यहाँ पे होल क्यू का सूत्र पता है आप लोग को, ए प्लस बी का होल क्यू होता क्या है ए क्यू, यानी कि 9 क्यू का 3 घात प्लस 3 ए बी कोष्टक में ए प्लस बी 3 लिखेंगे, ए के स्थान पर 9 क्यू हो जाएगा, गुणे बी के स्थान पर 2 हो जाएगा, कोष्टक में ए प्लस बी यानी कि 9 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, इसके बाद अंत में बी क्यू आता है तो 2 का क्यू हो जाएगा। आगे देखिए तो ए क्यू बराबर इसका लगा देंगे कितना आ जाएगा 729 आएगा, 729 क्यू का क्यू प्लस यहाँ से गुणा करेंगे तो 9 × 27 दूनी 54 क्यू आ जाएगा, और कोष्टक में 9 क्यू प्लस 2 आएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 8 आ गया, इसमें से 9 देखिए कॉमन हो रहा है, ए क्यू बराबर 9 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ से 27, 81 बच जाएगा, 81 क्यू पर 3 घात प्लस यहाँ से बच जाएगा 9 × 6 54 क्यू, और कोष्टक में देखिए 9 क्यू प्लस 2 बचा है, कोष्टक बंद कर देंगे प्लस 8। अब देखिए यह क्यू के स्थान पे आया है, क्यू के स्थान पे जो आता है उसे यम के रूप में लिख देते हैं, तो ए क्यू बराबर, क्योंकि ये पूर्णांक यहाँ पे किसकी संख्या है यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से यहाँ पे क्यू का स्थान होता है, क्यू एक पूर्णांक होता है और सवाल में दे दिया कि यम एक पूर्णांक है, तो यह यम के बराबर होगा 9 यम प्लस 8, जहाँ समीकरण में मान लेते हैं 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, जहाँ 81 क्यू का 3 घात प्लस 6 क्यू कोष्टक में 9 क्यू प्लस 2 बराबर क्या है यम है। देखिए अब समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि किसी भी संख्या का क्यू, किसी धनात्मक संख्या का क्यू, देख लीजिए किसी भी धनात्मक संख्या का क्यू जो है 9 यम प्लस 1
और 9m + 8 के रूप का होता है। अतः हम लिख देंगे अतः समीकरण 2, 3, 4 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। आगे 13वां सवाल है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। आइए यहीं सिद्ध करना है, देख लेते हैं। 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, बी का मान का आंसर ले लेंगे। भाजक जो होता है, भाजक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले आपको बता दिए। जो बी का मान होता है वह सवाल से लेते हैं, सवाल में जो क्यू के साथ लगा रहता है। तो बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आर का मान शेषफल 4 से छोटा होगा, भाजक से छोटा 0, 1, 2 और 3 हो जाएगा। आइए देखते हैं अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं कि होता है A बराबर BQ + R। BQ + R होता है। सवाल से यहाँ 4 रख देंगे B का मान और R का मान रखते जाएंगे। अतः संख्या का आ जाएगी A बराबर 4Q + R। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में R का मान रखने पर, समीकरण 1 यही है, R का मान ये है, रखेंगे तो A बराबर होगा क्या, 4Q + R के स्थान पर 0 रख देंगे तो केवल 4Q आ जाएगा, 4Q कामा, इसके बाद 1 रखेंगे R का मान, 4Q, A बराबर 4Q + R, 4Q + R आ जाएगा। इसके बाद R के स्थान पर 1 आ जाएगा, R के स्थान कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद A का मान, R का मान 2 रखेंगे तो R के स्थान पे 2 आएगा, तो A का मान 4Q + 2। A के स्थान पर 3 रख देंगे तो A का मान आ जाएगा 4Q + 3, 4Q + 3 आ जाएगा। अब बारी बारी से इन सबों का मान निकालते हैं, क्योंकि हमें वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो वर्ग करेंगे। अब क्या करेंगे, अब A बराबर 4Q दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो A² हो जाएगा बराबर 4Q का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से A² बराबर 4 चौका 16 Q² आ जाएगा। 4 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 4 क्या करेंगे यहाँ से कॉमन करेंगे, 4 यहाँ से कॉमन करेंगे तो A² बराबर 4 Q² आ जाएगा। यहाँ से A² बराबर आ जाएगा 4, यहाँ पर Q लिख देते हैं, केवल क्या लिख देंगे, केवल Q लिख देते हैं। जहाँ लिख देंगे, जहाँ 4Q² बराबर Q, क्योंकि आप जानते हैं जो भी संख्या यहाँ पे आती है Q का मान होता है, Q एक पूर्णांक है तो ये 20 के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। देखिए पहला सिद्ध हो गया हमारा, 4Q लाना था, पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा का देख लेते हैं। तथा दूसरा, जब A बराबर 4Q + 1, 4Q + 1, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे A² बराबर 4Q + 1 का स्क्वायर यहाँ से लगा देंगे। A² बराबर A + B का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, Q का स्क्वायर
क्यू स्क्वायर प्लस डू ए बी रहता है तो डू चौक को 8 क्यू आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर केवल 1 आएगा। तो ये देखते हैं ए स्क्वायर बराबर, इसमें से देखिए 4 कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन कर लेंगे क्योंकि 4 हमें चाहिए सवाल में। तो यहाँ से हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर प्लस इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो 4 दूनी 8 क्यू हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए इसके स्थान पर केवल क्यू लिख देंगे, ए स्क्वायर बराबर 4 क्यू प्लस 1। देखिए समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं यह 2 था, यह 3 होगा। समीकरण जहाँ 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर क्यू रख देंगे। आगे देख लेते हैं, तथा जब ए बराबर 4 क्यू प्लस 2, जब ए बराबर 4 क्यू प्लस 2, तब भी देख लेते हैं इसी रूप की आती है कि नहीं संख्या, तब भी देख लेते हैं इसी रूप की संख्या आती है कि नहीं। आइए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी कि ए स्क्वायर बराबर 4 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 चौका 16 क्यू स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16, क्योंकि 2ab होता है क्यू हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4। आइए देखते हैं यहाँ से 4 तीन में से कॉमन हो रहा है, देखिए तो ए स्क्वायर बराबर 4 कॉमन कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 चौका 16, 4 क्यू बच जाएगा प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ प्लस 1 बच जाएगा तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर 4, इसके पूरे के स्थान पर क्या लिख देना है, केवल क्यू लिख देना है। देखिए आ गया 4 क्यू और लाना क्या था हमें, 4 क्यू ही लाना था। आ गया यहाँ से समीकरण नंबर, इसको 4 लिख देते हैं, समीकरण नंबर 4, जहाँ 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर क्या लिख देना है, केवल क्यू लिख देना है, क्योंकि ये पूर्णांक है तो क्यू के बराबर पूर्णांक पहले से ये बता दिए आपको। आइए देखते हैं अगला। अब तथा जब ए बराबर कितना हो, 4 क्यू प्लस 3 हो, 4 क्यू प्लस 3 हो, तब देख लेते हैं ए बराबर क्या 4 क्यू प्लस 3, तब देखते हैं कोई भी संख्या इस रूप की आती है कि नहीं। 4 क्यू प्लस 1 लिख देना है और दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग यानी कि ए का स्क्वायर 4 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लगाएंगे तो ए स्क्वायर बराबर 4 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है 2 गुणे 4 क्यू प्लस गुणे 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 3 है, ये 3 लिखिएगा आप लोग क्योंकि 3 है यहाँ पे, देख लीजिए 3 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो आगे लगाएंगे तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 चौका 16 क्यू स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 दूनी 3 के 24 क्यू प्लस 3 3 के 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं ए स्क्वायर बराबर 16 क्यू स्क्वायर प्लस 24 क्यू प्लस इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस 1 9 को लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4 इन तीनों में से कॉमन कर लीजिए क्योंकि 4 हमें चाहिए, देखिए यहाँ पे 4 चाहिए, 4 कॉमन कर लेंगे तो 4 क्यू स्क्वायर बचेगा प्लस 6 यहाँ पे क्यू बच जाएगा प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1। आगे ए स्क्वायर बराबर 4, यहाँ पे जितना भी ए है इसको क्यू के बराबर लिखना है, क्या लिखना है केवल क्यू प्लस 1। समीकरण नंबर देखिए 4 था ये 5 हो गया, समीकरण नंबर 5 हो गया। जहाँ 4 क्यू प्लस 6 क्यू प्लस 2 बराबर क्यू रखने, अतः समीकरण
देखिए 2 से 4 क्यू देखिए लाना तो 4 क्यू में समीकरण 3 से 4 क्यू प्लस 1 4 क्यू प्लस 1 समीकरण 3 से 4 क्यू लाना था। देखिए तो 4 क्यू भी आ गया और यहाँ समीकरण नंबर 5 से देखिए 4 क्यू प्लस 1 आ गया। अतः समीकरण 1 समीकरण 2 3 4 तथा 5 से स्पष्ट है कि कोई भी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। आगे 14 वाला सवाल है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436, 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो जितना शेषफल प्राप्त हो रहा है उसको पहले ही इसमें घटा देंगे, क्रमशः 7 माइनस कर देंगे इसमें से 11 माइनस कर देंगे, क्रमशः घटा देंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 391 आएगा, यहाँ पे 425 आएगा और यहाँ पे 527 आएगा। और इन तीनों का हम एचसीएफ निकाल लेंगे, जो संख्या आएगी वही आंसर रहेगा। आइए तो एचसीएफ निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन है, ये वाली है, इसमें उससे छोटी वाली संख्या से भाग देंगे, तब उसके बाद छोटी, जब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। तो 527 में 425 का भाग दीजिए, एक बार जाएगा 425, यहाँ से बच जाएगा 102। अब देखिए शेषफल जो है भाजक से छोटा है तो फिर से भाजक में भाग देंगे, 425 और भाग देने पे यहाँ पे 4 बार लेके जाएंगे अब तो 408 आ जाएगा, 408 आएगा। इसको घटा देंगे तो बच जाएगा 17 बच जाएगा। 17 का 102 में भाग दे दो, क्योंकि ये छोटा आ गया शेषफल और ये भाजक बड़ा है, तो भाग दे देंगे तो आ जाएगा 6 बार। 17 छक्का 102 होता है 0, यानी कि हमारा शेषफल 0 आएगा तो एचसीएफ यही होगा। और इसको जांचने के लिए अब 391 में भी 17 का भाग दे देते हैं, 391 में भी 17 का भाग देंगे। देखिए कट रहा है कि नहीं, तो काटेंगे 2 से लेके जाएंगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5 और 1 उतार देंगे, तो 3 बार में 17 51, देखिए 0 आ गया। जब शेषफल 0 रहता है तो एचसीएफ क्या आ जाता है, भाजक आ जाता है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 17, यानी कि यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे 398, 436 और 542 में भाग देने पर शेषफल 7, 11 और 15 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 17। आगे देखिए 15वां सवाल, ऊपर देख लीजिए। प्रश्न है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल 5 और 7 प्राप्त हो। शेषफल क्रमशः क्या, 5 और 7 प्राप्त। पहले ये नियम होता है कि उसको घटा लेते हैं, इसमें से 5 घटा देंगे और इसमें से 7 घटा देंगे। देखिए तो आता कितना है, यहाँ पे घटाएंगे तो 20 और 48 आएगा, और यहाँ पे घटा देंगे तो 9 और 60 आ जाएगा। इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, जो संख्या आएगी वही सबसे बड़ी संख्या रहेगी, जिससे इसमें भाग देने पर 5 और इसमें भाग देने पर 7 बचेगा। तो आइए देख लेते हैं
960 का किस में भाग देंगे 48 दीजिए तो 2 बार जाएगा, कितने बार 2 बार। यहाँ पे 1900 आ जाएगा 20 और यहाँ पे घटा देंगे तो आ जाएगा 8, 2 और 1 बचेगा। यहाँ पे 10 देगा तो 1 बच जाएगा। अब भाग दीजिए, देखिए इससे छोटा हो गया, इससे भाजक से यह छोटा हो गया तो अब भाजक में इसी से भाग देंगे। 960 में भाग दीजिए तो 7 बार, कितने बार से जाएगा 7 बार। 896 आएगा, 896 को इसमें से घटा देंगे तो 64 आ जाएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। अब बच गया 128, 128 हो गया तो 128 में भाग दे देंगे 64 से, 128 का भाग दे देंगे 64 से, 2 बार में कट जाएगा 128। यहाँ पे 0, शेषफल 0 आ जाता है तो क्या होता है, जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर 64, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो गई 64। 64 से इसमें भाग देने पर शेषफल 5 और 64 से इसमें भाग देने पर शेषफल 7 बचेगा। तो इस तरह यह सवाल लगेंगे। इस तरह से हमने देख लिया प्रश्नावली 1 का सभी प्रश्नों को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।